जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। नमस्कार, आभार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, किसी ने बहुत सही कहा है, अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दे जिस पर हमारा कोई नियंत्रण ना हो। और माना जाता है कि पूरे दिन में हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं जिस पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। लेकिन ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उनमें से अधिकतर विचार हमारे भूतकाल और भविष्यकाल से जुड़े होते हैं। भूतकाल जो हमें अनुभव देता है और भविष्यकाल जिसे सुनहरा सुरक्षित बनाने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं। लेकिन इन सबों में जो अछूता रह जाता है वह है हमारा वर्तमान काल, जो सबसे मूल्यवान होता है। इसे बेहतर, सुरक्षित और सार्थक बनाने के लिए हमारे मन में अधिक से अधिक विचारधाराएं होनी चाहिए, क्योंकि असल मायने में हमारा असली जीवन हमारा वर्तमान काल है, क्योंकि इसे हम जी रहे हैं। तो इस मूल्यवान जीवन का अच्छे से लुत्फ उठाइए, अपने लिए समय निकालिए, अपनों के लिए समय निकालिए और अपने हुनर को पहचानिए और जीवन को बड़ी ही खूबसूरती से व्यतीत कीजिए। इसी के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और महात्मा गांधी द्वारा कहे अनमोल वचन पर नजर डालते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हमारे बीच बिहार के माटी के जन्मे एक ऐसे ही वरिष्ठ और सक्रिय कलाकार आज हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने अपने चित्रकारी से जन एवं समाज कल्याण में बखूबी योगदान दिया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। आप हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, विहार कला मंच पटना के सचिव और फाइन आर्ट्स कलाकार। इसके साथ साथ वीरेंद्र जी बतौर सदस्य बिहार ललित कला अकादमी पटना, EZCC कोलकाता, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कार्यरत रह चुके हैं। इसी के साथ साथ इनके समृद्ध, बेहतर और अति विशेष प्रस्तुति के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं: शिल्पी संघ 1957, आकृति सलाब सन 2000, बिहार कला श्री अवार्ड 2000, बिहार कला पुरस्कार 2018 इत्यादि से इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे विशेष अतिथि का। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार। वीरेंद्र जी, कहते हैं कि हर एक तस्वीर बोलती है, उसमें एक कहानी छिपी होती है। कई बार कोई बोल या लेख हमारे जीवन या समाज को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन एक छोटी सी चित्रकारी बहुत कुछ बयां कर जाती है। इस पर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, यह सही बात है कि चित्र के माध्यम से हम काफ़ी कुछ समझ पाते हैं। और इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो जब हमारे पास शब्द नहीं थे, मनुष्य जब गुफाओं में रहता था, उस समय अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए उसने चित्रों का इस्तेमाल किया। और आप आज देखेंगे कि काफ़ी ऐसी गुफाएं हैं जहां हमारे पौराणिक चित्र जो है वो मिलते हैं। आप देखेंगे कि पहले जो आदि मानव थे वो अपनी कोई भी प्लानिंग, चाहे वो शिकार खेलने की प्लानिंग हो या और अपनी बातों को रखने की कोई समस्या हो, बात रखनी हो, किसी एक दूसरे से साझा करना हो, तो उसमें भी वो लोग पहले चित्र का ही इस्तेमाल करते थे। और इसका मतलब आप उदाहरण देख सकते हैं भित्ति चित्रों में। तो ये बात सही है कि जहाँ एक जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एक चित्र को देखकर और समझ जाता है। इसलिए चित्र के माध्यम से हम काफ़ी कुछ कह सकते हैं। और हम अगर देखते हैं कि कोई अगर हम चित्र बनाते हैं या कुछ लिखते हैं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, तो हम अपनी सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, सामाजिक जो हमारी समस्याएं हैं, या हम देखते हैं कि हमारा जो परंपरा है, हमारी जो परंपरा है, उन सब को हम लोग चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। अब आप मधुबनी पेंटिंग को अगर देखें तो मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत मतलब कि रामचंद्र के
समय का विवाह से ही मतलब उनका जब विवाह हुआ था और वो जब मधुबनी आए थे तो उस समय जो है वहाँ पूरा मतलब मिथिला पूरे चित्रों से सजाया गया था। तो ये एक हमारी परंपरा को भी दर्शाता है, हमारा जो रीति रिवाज है उसको भी दर्शाता है। तो चित्र तो निश्चित रूप से एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है और चित्र की कोई भाषा नहीं होती है। हाँ, जो चित्र हम यहाँ देख रहे हैं वही चित्र अमेरिका में भी देखेंगे, अमेरिका में भी उसी चित्र को मतलब अपने से लोग देखते हैं। तो ये है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके जब मनुष्य गुफाओं में रहा करते थे उस समय वो अपनी बातों को चित्र के ज़रिए ही कहा करते थे। आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि चित्रकारी या कला में महारत हासिल करने के लिए कड़ी लगन के साथ साथ एक जुनून की आवश्यकता होती है। यह किसी प्रकार के दबाव में इसकी प्रस्तुति नहीं की जा सकती। आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी रुचि किस प्रकार इसमें बढ़ी और कैसे हुई? मेरा जन्म भोजपुर के इकौना घाट बड़हरा थाना क्षेत्र में जो पड़ता है तो वो गंगा किनारे हमारा गांव है, इकौना घाट। तो हम लोग जब बचपन में नदी में स्नान करने जाते थे उस समय हम लोग बालू पर, हम जो छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग बालू पर कुछ चित्र बनाते थे। नहाने के पहले खेलने के क्रम में कुछ मतलब बालू को इकट्ठा करके हम लोग कुछ उस तरह की कुछ मूर्ति बना दिए, कुछ घर बना दिए, कुछ चिड़िया बना दिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई और आज देखिए कि आप आज के दौर में सैंड वर्क भी जो है अभी बालू से जो कलाकारी होती है, मूर्तिकार लोग उसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं और सैंड वर्क भी आज मतलब कि बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मतलब पहचान है। सुदर्शन पटनायक जो हैं वो मतलब ख्याति लब्ध कलाकार हैं सैंड वर्क के। तो हमारी शुरुआत वहीं से हुई। हमारी अभिरुचि मतलब गांव में जब हम लोग खेलते थे नदी किनारे उस समय चित्रकारी किया करते थे। उसके बाद हम अपनी शिक्षा के लिए हम पटना आ गए और धीरे धीरे चूँकि गांव से जब शहर की ओर लौटे तो फिर हमारे पास वो कागज़ और ये सब उपलब्ध था जिस पर हम कलाकृतियों को बनाते थे। और मुझे याद है कि मेरी जो सबसे पहली कलाकृति थी जो कि काफ़ी सराही गई थी, वो आज से हमको लगता है कि 40 साल पहले की वो कलाकृति होगी। महाराणा प्रताप का मैंने एक कॉपी वर्क किया था। तो उसमें काफ़ी मतलब कि काफ़ी बड़ा था और वो काफ़ी अच्छा लोगों को लगा। तो मेरी रुचि उसी समय मतलब ये जगी कि नहीं, हमको इस आर्ट क्षेत्र में जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद पटना आर्ट्स कॉलेज यहाँ जो है उसमें हमने प्रयास किया और संयोग से मेरा पटना आर्ट्स कॉलेज में हो गया नामांकन। तो हम लोगों के समय पटना आर्ट्स कॉलेज में नामांकन लेना भी एक कठिन काम था क्योंकि वो उस समय काफ़ी चर्चित हुआ करता था हमारा महाविद्यालय जो है। तो उसमें काफ़ी मतलब स्टेट से लोग भी आते थे और कुछ विदेश के कलाकार भी आते थे और उस समय मात्र 30 सीट होता था। तो इतने लोगों में मतलब आपको कंपटीशन देकर उसमें आना होता था। ऐसा नहीं कि आप गए और आप एक आर्टिस्ट हैं, जानते हैं, तो आप गए और आपका एडमिशन हो गया, ऐसी बात नहीं थी। उसमें भी कुछ रिजर्व कोटे थे। तो इस तरह से मात्र मतलब हमको लगता है कि 15-20 जो उसमें एडमिशन होते थे। तो वो एक मतलब उसमें हमको फाइट करना था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय से बीएफए किया। बीएफए के बाद फिर मैंने एमएफए भी किया दूसरे महाविद्यालयों से। तो यहाँ से धीरे धीरे हमारी जो है वो एक शिक्षा, कला की शिक्षा शुरू हो गई। और मैंने पहले जो कॉलेज का जो वर्क होता है, स्टडी वर्क जो होता है, उसको हमने मतलब कॉलेज लाइफ में किया। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, कंपोजिशन, स्टिल लाइफ, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं
उसके बाद कॉलेज समाप्त करने के बाद जैसे आर्टिस्टों की एक अपनी पहचान होती है, तो उसके लिए भी हमारे एक अंदर छटपटाहट थी कि मेरी भी एक पहचान बने। तो मैंने शुरू में तो काफ़ी विषयों पर काम किया, काफ़ी मैंने प्रयास किया कि हमारी एक पहचान हो, एक लोग हमारी कला के लिए हमको जाने, हमारी कला को देखते ही लोग समझें कि नहीं ये वीरेंद्र की कला है, वीरेंद्र की पेंटिंग है। तो इसके लिए काफ़ी हमने प्रयास किया और मैंने पहली जो अपनी कलाकृति के लिए विषय जो चुना, जिस सब्जेक्ट पर हमने सब्जेक्ट वाइज काम करना, जो हमारे दिमाग में आया कि हमको अब सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए, तो उसमें मैंने एक पतंग पर हमने काफ़ी मतलब सोच विचार के उसको अपने सब्जेक्ट के रूप में रखा और काफ़ी काम किया पतंग पर, और काफ़ी हमारी कलाकृति चर्चित भी रही। और मुझे खुशी है कि मैं कुछ दिनों तक पतंग के रूप में मतलब जाना जाने लगा। जहाँ भी पतंग होती थी तो लोग देखते के साथ मतलब ये कहते थे कि ये वीरेंद्र की कलाकृति है, उसमें नाम लिखने की, सिग्नेचर करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अब लोग मुझे मेरी कलाकृतियों से जानने लगे हैं। जी बिल्कुल। अभी अभी आपने जिक्र भी किया अपने पतंग की कलाकृति की, ये स्त्री से भी, पतंग और स्त्री जो विषय है आपके कलाकृति की, ये काफ़ी चर्चित है। इसके बारे में कुछ बताएं। पतंग की जो मतलब स्थिति है, पतंग का जो निर्माण और उसका जो विध्वंस लास्ट में जो होता है, उसी तरह से नारी की भी वही स्थिति होती है। नारी और पतंग काफ़ी मतलब कि लोगों को आकर्षित करती है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हों, जवान हों, पतंग सबको आकर्षित करती है। और उसी को लेकर मैंने काफ़ी काम किया। जैसे आप देखेंगे कि पतंग उड़ाने के लिए जब मतलब कि पहले तो ऑलरेडी बना हुआ धागा नहीं आता था, लोग बनाते थे धागा, गांव में या शहरों में भी लोग मतलब धागा को मजबूत करने के लिए धागा को बनाते थे। तो उसमें एक ग्रुप काम करता था, कोई लई बना रहा है, कोई शीशा कूट रहा है, क्योंकि उसमें शीशा का भी प्रयोग होता था, लई भी बनता था, वो साबूदाना और तुतिया वगैरह ये सब मिलाकर। तो इस तरह से एक उत्सवी माहौल था जब लोग अपने धागा का निर्माण करते थे। उसी तरह से लड़कियों की शादी में भी एक उत्सव का माहौल होता है। मतलब हर चीज़ आप देखिएगा तो हर पहलू से मतलब पतंग जो है मुझे लगा कि ये और नारी में सामान्य रूप से चल रहा है। तो इस पर हमने काफ़ी काम किया। अब इसमें अगर डिटेल में हम जाएंगे तो काफ़ी लंबी चर्चा होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पतंग हो चाहे स्त्री, उसकी अगर पतंग का उत्सव हो या स्त्री से जुड़ा कोई उत्सव हो, तो उसमें हर कोई अपना बखूबी योगदान देता है। एक तरह का एकजुट होकर लोग कार्य करते हैं। कहते हैं कि चित्रकारी में व्यक्तित्व निखरता है। आपसे जानना चाहूँ कि आपके इस हुनर ने आपको किस प्रकार निखारा आपके जीवन में? ये मुझे लगता है कि केवल चित्रकारी ही नहीं, आपकी वो कोई भी कला, आपका जो व्यक्तित्व है, कला के माध्यम से ही हमारी जो पहचान होती है वो एक कायम होती है। और चाहे वो पेंटिंग का क्षेत्र हो या फिर परफॉर्मिंग में देखें, नृत्य का क्षेत्र हो, नाटक से जुड़ा हुआ हो, तो मेरी पहचान जैसा कि मैंने आपको बताया कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय से निकलने के बाद, चूँकि कला एवं शिल्प महाविद्यालय में हमारा एक स्टडी पीरियड था, उसके बाद जो है एक पहचान बनाने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे मतलब मेरी कलाकृतियों की बदौलत हम लोग को जानते हैं हमको। और मैंने कुछ दिन तो पतंग पर काम किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं बंध रहा हूँ, इन कलाकृतियों से मैं बंध रहा हूँ। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने सब्जेक्ट को भी छोड़ दिया। पतंग से मैंने दूसरे सब्जेक्ट पर काम करना शुरू किया और मुझे कृष्ण और पतंग तो कहीं ना कहीं नारी जो है
वो उसको कृष्ण आपने जोड़ा। के जीवन में भी। बिल्कुल। वीरेंद्र जी कहते हैं कि एक चित्रकार अपनी कृति के जरिए समाज की दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी चित्रकारी किन किन विषयों पर आधारित है और यह किस प्रकार समाज कल्याण में योगदान दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से मैंने एक विषय पर अपने चित्रों को बनाना शुरू किया और वो विषय था पतंग। लेकिन बाद के दिनों में मुझे लगा कि अपना विषय बदलना चाहिए, तो मैंने आध्यात्मिक विषय लिया और मेरी ये भी सोच थी कि मैं अपने पुराने विषय को भी उसमें रखूं। तो मुझे लगा कि मुझे राधा और कृष्ण को लेकर काम करना चाहिए। तो चूँकि कृष्ण का जो जीवन शैली है, कृष्ण की जो जीवन लीला है, बाल लीला है, वो कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं का मतलब बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप रास लीला कहें या कृष्ण की और बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें महिलाएं प्रमुखता से हैं, और राधा कृष्ण एक बहुत ही अच्छा मतलब ये है सब्जेक्ट हमको लगा। तो मैंने अपने राधा कृष्ण के जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें भी हमने पतंग को कहीं ना कहीं रखा। और ये हम लगभग 40-50 राधा कृष्ण पर पेंटिंग करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ अगल बगल समाज में जो हो रहा है उस पर भी हमको मतलब पेंटिंग करना चाहिए। तो मैंने फिर मोबाइल को लेकर, जो कि आज मोबाइल किस तरह से मेरे पूरे जीवन को, हमारी जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित कर रही है, बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर रही है, उसकी शिक्षा को किस तरह से प्रभावित कर रही है, बहुत सारे चीज़ हमारे जेहन में मतलब ये दौड़ा और मुझे लगा कि उस पर भी कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने मोबाइल पर भी कुछ काम किया, जो आधुनिक युग में आधुनिक युग के युवा इस तरह से करके उस पर भी हमने काफ़ी काम किया। फिर मुझे लगा कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं। अभी हाल के दिनों में हम लोग चूँकि जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, चाहे वो टीवी हो या मैगजीन हो, पत्र पत्रिकाएं हो, अखबार हो, उससे मतलब जीवन ये समाज में जो घटित हो रहा था, तो मैंने कागो दृष्टि एक सीरीज स्टार्ट किया। कागो दृष्टि में जिस तरह से मतलब हम देखते तो कुछ हैं लेकिन हमारे अंदर में क्या चलता है। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि बहुत से मतलब साधु संतों पर भी ये आक्षेप लगा है और बहुत सारे उस तरह के लोग मतलब पकड़े भी गए हैं कि मतलब, तो ये हमको लगा, हमको प्रभावित किया। और मैंने कागो दृष्टि मतलब हमारी दृष्टि जो है मतलब वो काग वाली है कि कहीं अगर हमको स्पेस मिला तो हम उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। हम हैं तो चोला तो कुछ और ओढ़े हुए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि दूसरी है, काग वाली दृष्टि है कि हम मतलब उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डैमेज करें। आपने अपने चित्रों के जरिए बताया कि मतलब क्या सही है और क्या गलत है, उसे हमें पहचानना चाहिए। काफ़ी सराहनीय विषय पर आपने कार्य किया है। अगर वर्तमान समय की बात करें, खासकर हमारे प्रदेश की, तो सुना जाता है कि कलात्मक गतिविधियां जो इसमें एक तरह का बढ़ावा देखने को मिला है। इस पर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, निश्चित रूप से मतलब कि कोरोना काल के बाद गतिविधियां इधर कुछ बढ़ी हैं, लेकिन कोरोना काल में चूँकि पूरा विश्व मतलब लॉकडाउन था, पूरे विश्व मतलब प्रभावित था, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, वैसे में भी मतलब बहुत सारी संस्थाएं या सरकार लॉकडाउन में कला के माध्यम से लोगों को मतलब जागृत करती रही। हाँ, और लॉकडाउन के बाद जब सामान्य स्थिति हुई तो अभी गतिविधियां बढ़ी हैं, कुछ सरकार काम कर रही है और मैं चाहता हूं कि और भी तेज़ी गति से मतलब ये काम होना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ एग्जीबिशन वगैरह पहले लगते थे, कोरोना काल के बाद थोड़ी गतिविधियां मतलब कि कम हुई हैं, कोरोना काल प्रभावित किया है। तो ये अब एक उम्मीद सरकार से कलाकारों को है कि
और गतिविधियां बढ़ाई जाएं। बिल्कुल जी। जैसा कि अगर बात करें सरकार की, तो सरकार की हमेशा से कोशिश रहती है कि जन कल्याण या समाज से जुड़े जो भी कार्य हो उसमें अपना बखूबी योगदान दे, और कहीं ना कहीं सरकार ने कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी अपना योगदान दिया है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे कौन कौन से अन्य योजनाएं हैं जिस पर सरकार कार्य कर रही है? देखिए, बिहार सरकार की कला संस्कृति विभाग जो है उसकी काफ़ी योजनाएं हैं जी। और इसको जानना चाहिए, खासकर युवा वर्ग को जानना चाहिए जिनको इसकी जानकारी नहीं है। बिहार सरकार एक तो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए 2 संस्थाओं का उसने मतलब निर्माण किया। एक ललित कला एकेडमी, बिहार ललित कला एकेडमी, और दूसरा बिहार संगीत नाटक एकेडमी। ललित कला एकेडमी चाक्षुष कला की जो भी गतिविधियां होती हैं, चाक्षुष कला से जुड़े जो भी काम होते हैं, इसको पेंटिंग, मूर्ति, इस तरह से उसको जो है डेवलप करने के लिए, उसके कलाकारों को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन सब संस्थाओं का सरकार ने निर्माण किया। तो बिहार ललित कला एकेडमी भी गतिविधियां काफ़ी करती हैं और संगीत नाटक एकेडमी की भी काफ़ी गतिविधियां हैं। तो बिहार ललित कला एकेडमी में जैसे कला मंगल एक श्रृंखला होती है, साल भर की वो श्रृंखला है कला मंगल, जिसमें युवा कलाकारों का एग्जीबिशन लगता है, ग्रुप एग्जीबिशन मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है बिहार ललित कला एकेडमी की तरफ से। उसके बाद आपको कला गोष्ठियों का आयोजन होता है। ग्रुप शो में भी एक एकल प्रदर्शनी, जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनका सिंहावलोकन प्रदर्शनी होता है साल में एक। तो इस तरह से ये प्रदर्शनी जो भी आयोजित होती है, बिहार ललित कला एकेडमी का अपना एक गैलरी है। और अब तो खुशी की बात है कि बिहार ललित कला एकेडमी में 3 गैलरियां हो गई हैं और काफ़ी सुंदर गैलरी है। तो एक तो गतिविधि ये हो गई। दूसरी गतिविधि ये होती है कि हम लोग बिहार ललित कला एकेडमी के माध्यम से हम लोग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वर्कशॉप में क्या हम लोग करते हैं कि जो भी मतलब हमारे प्रदेश के कलाकार हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने अपने विषयों पर वो एक साथ काम करते हैं। 7 दिवसीय वर्कशॉप होता है जिसमें लोग बैठकर अपनी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और दूसरा है कि बच्चों के लिए भी हम लोग मतलब कि ये काम होता है। गर्मी की छुट्टी में बच्चे और महिलाएं, जो घर की महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन कलाकारशाला मतलब किया करते थे। इधर इस बार नहीं हो पाया है, लेकिन शायद हो। तो इस तरह की गतिविधियां हैं। अब हम कला संस्कृति विभाग की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी कुछ है। जैसे कलाकार कल्याण कोष है। अगर बिहार के कलाकार कहीं कुछ अच्छी जगह पर पढ़ना चाहते हैं, उनको अगर आर्थिक कोई तंगी है, तो उसके लिए भी उस कोष से पैसा दिया जाता है। या आपका एग्जीबिशन कहीं अगर ऑर्गेनाइज होना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी सरकार पैसा देती है। आप अगर किसी कष्ट में हैं, आपको अगर कोई रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, तो उसमें भी वो कलाकार कल्याण कोष में पैसा कलाकारों को दिया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी हैं सरकार के तरफ से। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, उसका भी मतलब यहाँ हमारे यहाँ जोनल सेंटर है, तो उसमें भी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ICCR तो भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद, तो उसके द्वारा भी काफ़ी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार का एक अंग है ICCR। तो उससे भी इधर गतिविधियां काफ़ी बढ़ी हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग की हों, विजुअल की तो अभी बहुत कम हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि विजुअल की गतिविधियां भी बढ़े, विजुअल आर्ट की गतिविधियां भी बढ़ें। लेकिन परफॉर्मिंग में काफ़ी कुछ ICCR कर रहा है। तो इस तरह से सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन उसको जानना होगा, समझना होगा, सरकार के पास जाना होगा, उससे संबंधित विभाग के पास जाना होगा, तभी आपको योजनाओं का पता चल सकता है। जी बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा करना होगा। और
बिहार में लोग अपने स्तर से भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब काम हम लोग सरकार पर ही छोड़ दें तो ये कहीं से अच्छा नहीं होगा। तो काफ़ी काम मतलब कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग करते हैं और कर रहे हैं, और इससे मुझे लगता है कि शहर में गतिविधियाँ बढ़ी हैं। और कोरोना काल के बाद तो कलाकारों में एक और उत्साह हुआ है कि नहीं, हमको और बढ़ चढ़ कर काम करना है, और लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार हमें रास्ता दे सकती है, उस पर चलना तो हमें खुद से है। और जैसे कि अन्य क्षेत्र में करियर के अपार संभावनाएं होती है, वैसे ही कला क्षेत्र में भी है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि जो युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, उन युवाओं को आप किस प्रकार उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, पहले जब हम लोग मतलब कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय से निकलने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता था। दो ही ऑप्शन हम लोगों के पास रहता था, या तो फ्रीलांस आर्टिस्ट बनो, अपना काम करो और पेंटिंग बेचो, और दूसरा ऑप्शन ये रहता था किसी स्कूल में जॉब कर लो। ये दो ऑप्शन हम लोगों के पास था। लेकिन हाल के दिनों में काफ़ी मतलब इसमें संभावनाएं दिखी हैं। जैसे आप निफ्ट वगैरह जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, तो उसमें भी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। और आज खुशी है कि पटना में पहले एक दो संस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन आज पटना में निफ्ट की तैयारी कराने वाली लगभग हमको लगता है कि 20-25 संस्थाएं हैं। तो ये खुशी की बात है, और युवा उसके प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं। डिजाइनिंग के क्षेत्र में काफ़ी युवा जा रहे हैं, और हर क्षेत्र को चाहिए कुछ न कुछ नया करने के लिए। तो केवल ड्रेस डिजाइनिंग ही नहीं है, उसमें बहुत सी फैकल्टी है, और हमारे युवा जो है बहुत सारी फैकल्टियों में मतलब अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो अब इस क्षेत्र का जो है विस्तार हुआ है। पहले हम लोगों के समय ऐसा नहीं था। हम लोगों के समय बस केवल पेंटिंग करना था या किसी स्कूल में ड्राइंग टीचर बन जाना था और ये करना था। लेकिन अब जो है इसमें लोग अच्छा मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं। हमारे कला एवं शिल्प महाविद्यालय के काफ़ी कलाकार जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो संभावनाएं बढ़ी हैं, और इसमें अगर हम देखें तो रोजगार की कमी नहीं है, क्योंकि कोई भी काम जो है कला के बिना नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर आपके पास हुनर है तो रोजगार खुद ब खुद आपके पास एकदम। आप देखिए, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगी तो कोई भी काम, सब आर्ट है दुनिया में जितना भी हम देखते हैं। यहाँ आप देखिए, जो भी ये सोफ़ा बना है, ये है, आप जो भी देखेंगी सब में कहीं ना कहीं एक आर्ट छुपा हुआ है, और उसको करने वाला कलाकार है। और जब काम कीजिएगा तो उससे आर्थिक आपको लाभ होगा ही। ऐसा नहीं कि केवल हम एक पेंटिंग बनाकर ही मतलब उसको बेचकर ही मतलब ये कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हम इसमें रोजगार, अब देखिए यहाँ जैसे हमको याद है कि उपेंद्र महारथी, आपने नाम सुना होगा। तो उपेंद्र महारथी एक ऐसी संस्था थी कि कुछ दिन पहले तो हमको लगता था कि वहाँ बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन हाल के दिनों में वहाँ काफ़ी कुछ हुआ है। जी बीरेंद्र जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और हमें बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि फाइन आर्ट आर्टिस्ट बीरेंद्र कुमार सिंह, जिनसे हमने विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की और जाना फाइन आर्ट्स की महत्ता और क्या क्या करियर स्कोप है। तो आज का आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director dd के patna@gmail.com।